जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप लोग की प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी। सो आई एम बैक विथ अनदर वीडियो एंड इन दिस वीडियो हम लोग बेसिकली एफकैट में जितने भी मैथ्स क्वेश्चंस आते हैं उनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं विल बी डिस्कसिंग अबाउट दैट। ठीक है, तो आई होप यू गाइज आर रेडी। ठीक है, लेट मी जस्ट ड्रिंक सम वाटर। ओके, सो देखो एफकैट, अभी हम सिर्फ अर्थमेटिक की बात करें। ठीक है, तो एफकैट में यू नो दैट 20 क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम में। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो होते हैं जहाँ तक डायरेक्ट फार्मूलाज हैं, ठीक है, इफ़ यू नो द डायरेक्ट फार्मूलाज तो आप डायरेक्ट फार्मूला से क्वेश्चंस को उड़ा दोगे। ठीक है, तो मैं स्पेसिफिकली वो फार्मूलाज लेके आया हूँ जो एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं जिन फार्मूला से। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ठीक है, चलो सबसे पहली चीज़ देखो, परसेंटेज की अगर मैं बात करूँ तो परसेंटेज में आपको कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, जैसे हाउ टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे कन्वर्ट करना है। उसके बाद फ्रैक्शनल वैल्यूज़ और परसेंटेज वैल्यूज़ क्या होती हैं, ये पूरी वैल्यूज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। जैसे अगर 1 की बात करूँ तो 1 का मतलब 100% होता है, हाफ का मतलब 50% होता है, 1/3 का मतलब 33.33%, जिसको हम 33 1/3% भी बोलते हैं। 1/4 का मतलब 25% है ना, 1/5 का मतलब 20%। ये सारी वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम आपको एटलीस्ट 1/12 तक सारी वैल्यूज़ याद करनी होगी। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस में कभी कभी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दे देता है कि किसी नंबर को 30% से इंक्रीज़ कर दिया है, किसी नंबर को 30% से डिक्रीज़ कर दिया है। ठीक है, सो इन दैट केस यू विल बी हैव टू यूज़ द फॉर्मूलाज। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ किसी नंबर को 33 1/3% से इंक्रीज़ कर दिया है, ठीक है, तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, वो बेसिकली +1/3, मतलब कोई चीज़ 3 थी बाद में कितनी हो गई +1, सो 3 से वो चीज़ 4 बन गई। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, अदरवाइज़ यू विल बी स्टक इन कैलकुलेशन कि यार 33.33% जो है उसको मैं कैसे कैलकुलेट करूँ। ठीक है, आई होप यू गाइज आर गेटिंग मी। ओके, तो 1 क्या होता है देख लिया हमने। ठीक है, 1 देख लेना, 1/2 देख लेना, 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 एंड 1/12, मैक्स टू मैक्स 1/12 तक आप देख लेना, दैट इज़ 8 1/3%। ठीक है, तो ये हो गया आपके परसेंटेज एंड फ्रैक्शनल वैल्यूज़। अच्छा, जब भी परसेंटेज से फ्रैक्शन कन्वर्ट करना होता है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ परसेंटेज टू फ्रैक्शन अगर मुझे करना हो, ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, डिवाइड बाई 100। ठीक है, जो भी नंबर दिया है डिवाइड बाई 100 कर दो, जैसे कि 1/4 है। ठीक है, अब इस 1/4 को अगर मुझे परसेंटेज में करना होगा तो मैं क्या करूँगा, ठीक है, अब ये फ्रैक्शनल वैल्यू है, फ्रैक्शन से परसेंटेज में करना है तो इंटू 100 कर दो। ठीक है, तो 1/4 इंटू 100 कितना होता है यार, 25%। वैसे आपको पता होना चाहिए कि 1/4 की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है या परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, 25%। ठीक है, जस्ट इन केस अगर आपको नहीं पता है तो फॉर दैट दिस इज़ देयर। ठीक है, अब जैसे मान लो यू नो दैट 1/4 इज़ 25%। ठीक है, अब आपको 3/4 निकालना हो, या तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल डायरेक्टली गेट 75%। या एक और चीज़ देखो ध्यान से, यहाँ पे 1/4 अगर 25% है, इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो आई विल गेट 3/4, दैट मीन्स ये वैल्यू भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आई विल गेट हाउ मच, 75%। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है यार कि कन्वर्जन कैसे होना चाहिए, क्योंकि कन्वर्जन ही मेन चीज़ है। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपके टाइम एंड वर्क में दिखेंगे, रेशियो प्रपोर्शन में दिखेंगे, स्पीड टाइम डिस्टेंस में दिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में दिखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जहाँ पे आपको वैल्यूज़ कन्वर्ट करनी पड़ेंगी। देखो 1/7 मुझे पता है कितना होता है, 14 2/7%। अगर यहीं पे किसी ने मेरे को पूछ लिया कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 7/4, तो व्हाट विल आई डू, आई जस्ट मल्टीप्लाई दिस विद 4, इंटू 4 कर दो, तो यू विल गेट हाउ मच, इफ़ यू मल्टीप्लाई दिस विद 4 यू विल गेट 16 6 1 कैरी 56 8/7%। अब ध्यान देना यहाँ पे, देखो 8/7 क्या है, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब जहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर दो, तो 56 और ये हो जाएगा प्लस, इसको हम लिख सकते हैं 1/7%, तो ये बन जाएगा 57 1/7%। ठीक है, तो एग्जाम में अगर आपको 57 1/7% दे, ठीक है, तो समझ जाना कि वो कुछ नहीं बट 4/7 है। ठीक है, देखो आपको ये 7 देख के याद रखना पड़ेगा कि ये कौन से फ्रैक्शनल वैल्यू को रिलेट करेगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ लेते हैं यार कि 99% इज़ व्हाट वैल्यू और व्हाट परसेंट लेस देन 135 और समथिंग लाइक दैट। या मान लो अगर मैं पूछूँ 50 इज़ व्हाट परसेंट ग्रेटर दैन 25, ऐसे करके क्वेश्चंस आ जाते हैं काफ़ी बारी। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं इनको कैसे करना है। ध्यान से देखो यहाँ पे, देखो क्या बोला, 99 इज़ व्हाट परसेंट लेस देन 135, राइट। तो 99 135 से कितना छोटा है, आप बोलोगे कि सर 36 छोटा है, तो 36 छोटा है किससे, 135 से, इंटू 100 कर दोगे तो आपको परसेंटेज मिल जाएगा। आई होप यू गाइज आर गेटिंग मी। ठीक है, जैसे पूछा है 180 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 125, तो
तो 180 125 का कितना परसेंट है, तो 180 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 100। सिंपल सी बात है, देखो अगर मैं पूछूँ आपको एग्ज़ाम में 300 मार्क्स आए 400 में से, ठीक है, तो मैं पूछूंगा कितने परसेंटेज आपको आए, तो आप क्या बोलोगे कि सर मेरे को 75% आए। मैंने बोला नहीं यार, मेरे को 75% में नहीं चाहिए, मुझे बताओ मार्क्स कितने आए। तो आप बोलोगे कि सर 300 आए हैं 400 में से, ठीक है। अब इसको इंटू 100 कर दोगे तो यू विल गेट द परसेंटेज वैल्यू, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखेंगे। वही चीज़ यहाँ पे मैंने बताई है कैसे कन्वर्ट करना है, तो यू गाइज कैन सी दिस। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दैट इज़ इफ़ यू सी नेट इनकम, ठीक है। नेट इनकम क्या होता है, देखो जो भी आपको इनकम मिलती है, ठीक है, तो जो आपको इनकम मिलती है उसमें इनकम टैक्स से कुछ पैसा कट जाता है, राइट। तो अगर मैं उसमें से टैक्स का पैसा निकाल दूँ तो बचा हुआ पैसा जो है वो नेट इनकम होता है, ठीक है, जो आपको हाथ में मिलता है सैलरी, ठीक है। तो टोटल इनकम में से अगर मैं टैक्स हटा दूं तो मुझे मिल जाएगा नेट इनकम, और उसी को अगर मैं इंटू 100 कर दूं, मतलब इनकम डिवाइडेड बाय टोटल इनकम इंटू 100, तो मुझे नेट इनकम परसेंटेज मिल जाएगा, ठीक है। कभी कभी आपने देखा होगा यार, पॉपुलेशन रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं कि अगर पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन या कॉस्ट ऑफ अ सर्टेन प्राइस या आर्टिकल अगर इंक्रीज़ कर दिया है 10% से 20% से 30% से, तो मुझे बताओ 3 साल बाद पॉपुलेशन क्या होगी, राइट। ऐसे क्वेश्चंस आपने काफ़ी सारे देखे होंगे। तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है यार, P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर T। ये आपका सेम फॉर्मूला है जो CI के लिए यूज़ होता है, सेम फॉर्मूला आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज़ फॉर द इंक्रीज़ इन द पॉपुलेशन। डिक्रीज़ की अगर मैं बात करूँ तो P अपॉन 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर T, जहाँ पे T क्या है, T इज़ द टाइम, कितने साल के लिए हुआ है, P इज़ द ओरिजिनल अमाउंट, ठीक है, ओरिजिनल क्वांटिटी या जो भी बोलो, मतलब कोई बोल देंगे कि किसी शहर की पॉपुलेशन 100 है या 1000 है, ठीक है, 3 साल हर साल 10% बढ़ता है, तो बताओ 3 साल बाद कितना हो जाएगा, राइट। तो आपको क्या करना है, 1000 इंटू 1 प्लस 10% बढ़ता है तो 10/100 की पावर 3, सीधा आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। डिक्रीज बोले तो डिवाइड में कर देना, ये चीज़ याद रखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, अगर मैं बोलता हूँ कि इफ़ द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज़ P एंड द पॉपुलेशन इज इंक्रीज और डिक्रीज बाय R%, R2, R3 इन द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ईयर, तो क्या होगा। तो अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्लस लेंगे, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस लेंगे। तो P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 इन R1 प्लस 1 प्लस R2 अपॉन 100 प्लस 1 अपॉन R3 अपॉन 100। तो ये बेसिकली आपका CI का भी फॉर्मूला है, ठीक है। CI अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, ठीक है, और बोला है रेट % हर साल के लिए डिफरेंट है, तो इन दैट केस ऑल्सो यू कैन यूज़ दिस फॉर्मूला, ठीक है। चलो अभी देखो, कभी कभी ये क्वेश्चंस भी काफ़ी सारे आते हैं ऐसे कि द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज, अगर यहाँ पे देखोगे क्या बोल रहा है, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 10% एंड देन रिड्यूस्ड बाय 10%, है ना, पहले 10% से बढ़ाया फिर 10% से कम कर दिया, तो नेट इंक्रीज या डिक्रीज क्या होगा। इसका सिंपल सा आंसर होता है कि जो भी वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज की गई है दैट इज R अपॉन 100, बेसिकली R स्क्वायर अपॉन 100%, ठीक है। तो डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 दैट इज 1, सीधा आंसर आ गया। नाउ इफ अ नंबर इज इंक्रीज बाय A% एंड देन इट इज डिक्रीज बाय B%, तो नेट चेंज क्या होगा, तो दिस इज कॉल्ड सक्सेसिव चेंजेस, ठीक है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। अच्छा, सक्सेसिव परसेंटेज में क्या होता है, अगर इंक्रीज की बात की है तो प्लस लेंगे, डिक्रीज की बात की है तो माइनस लेंगे। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, A इंक्रीज है तो प्लस A, तो प्लस A माइनस B, यहाँ पे प्लस होता है, ठीक है, ऐसे फॉर्मूला होता है, देखो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ठीक है। अब ये जो x और y है आपको साइंस के साथ लेना होता है, साइन मतलब अगर इंक्रीजिंग है तो पॉजिटिव साइन, डिक्रीजिंग है तो माइनस साइन, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस A माइनस B प्लस A इंटू माइनस B, तो ये माइनस बाहर आ गया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपने दिमाग में रखना, एग्जाम्स में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आएंगे जो डायरेक्टली इस फॉर्मूला से हिट हो जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, सी इफ द नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय A देन इट इज इंक्रीज बाय B, द टोटल इंक्रीज, तो प्लस A प्लस B प्लस AB अपॉन 100%, सीधा आंसर, ठीक है। अच्छा, कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय A%, देन हाउ मच % इट शुड बी डिक्रीज, की कंजम्पशन या एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो, ठीक है। कोई एक चीज़ बोल देंगे कि इसको इंक्रीज़ किया है, ठीक है, तो ये चीज़ कांस्टेंट रहनी चाहिए। देखो एक चीज़ याद रखना, अगर मैं बोलता हूँ A इंटू B अगर कांस्टेंट है, ठीक है, तो A जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू B हो जाएगा। अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी पता है तो आप ऐसे सोच सकते हैं, अगर मैं बोलूँ कि प्राइस ऑफ अ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, ठीक है, तो प्राइस को अगर इंक्रीज़ कर दिया 20% से, अगर मेरे को कंजम्पशन को डिक्रीज़ करना हो टू कीप द एक्सपेंडिचर कांस्टेंट, तो क्या करूँगा मैं, देखो प्राइस क्या हो जाएगा 5:6। अब ये कैसे आया, अब बोलोगे
देखो फ्रैक्शनल वैल्यूज़ ऑफ 20 इज़ 1/5 राइट, तो 5 से वो 6 हो गई, तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 6 से 5 हो जाएगी, तो क्वांटिटी कितनी रिड्यूस हुई है, 1 रिड्यूस हुई है, कितने पे, 6 पे, इंटू 100, तो सीधा आंसर कितना आ जाएगा 16/2/3%। ठीक है, तो अब देखो ये वैल्यू मेरे को नहीं पता थी 1/6 इंटू 100, तो अगर मेरे को फ्रैक्शनल वैल्यूज़ पता है तो मैं डायरेक्टली कर लूँगा, समझ रहे हो, तो इसलिए फ्रैक्शनल वैल्यूज़ आपको याद रखनी पड़ेगी एट एनी कॉस्ट। नेक्स्ट आ जाओ, देखो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, दैट इज़ अगर किसी को इंक्रीज़ किया है डिक्रीज़ किया है A% से, ठीक है, तो उसके लिए डायरेक्टली यू कैन यूज़ दिस थिंग, व्हाट इज़ दैट 20/100 प्लस 20 इंटू 100, ठीक है, तो ये हो जाएगा 20/120 इंटू 100, तो 0 0 0 कैंसिल, सॉरी 0 0 कैंसिल, यूल गेट 1/6, तो 1/6 इंटू 100, तो इससे भी आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो हेंस दिस फॉर्मूला ऑल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लेना गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं आपके एफकैट में, शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे यहाँ से, और ये फॉर्मूलाज ऐसे हैं जो आपका टाइम कम कर देंगे। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूलाज आते हैं यू कैन ईजिली सॉल्व दिस क्वेश्चंस इन 30 सेकेंड्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो यहाँ पे कि ऑन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ सर्टेन आर्टिकल बाय X%, अ पर्सन कैन बाय ए आर्टिकल्स लेस और मोर, है ना, ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी देखे होंगे कि यार अगर मैंने 20% से प्राइस कम कर दिया तो किसी इंसान ने 3 kg एक्स्ट्रा खरीदा। ठीक है, तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज कॉस्ट प्राइस, सीधा फॉर्मूला यार XY/100 प्लस 100 इंटू ए, ठीक है, XY/100 इंटू ए, जहाँ पे X क्या है, X इज़ द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज्ड, ठीक है, और A क्या है, कितने kg ऑफ आर्टिकल है, ठीक है, A इज़ द kg, ये kg ऑफ आर्टिकल है, X कितने से इंक्रीज डिक्रीज किया, Y कितने रुपीज़ मोर है। ठीक है, डायरेक्टली इफ़ यू पुट द वैल्यूज यूल गेट द आंसर। अच्छा, कभी कभी आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी देखने को मिल जाते हैं एफकैट में कि यार बोलेंगे एक सर्टेन एग्जामिनेशन है जहाँ पे पासिंग मार्क्स A% है, अगर एक कैंडिडेट ने एक सेकेंड यार पानी पीने दो, ठीक है, इन अ सर्टेन एग्जामिनेशन अगर पासिंग मार्क्स A% है और अगर किसी कैंडिडेट ने B मार्क्स स्कोर किया, ही इज़ फेल्ड बाय C, B% स्कोर किया है, नाउ ही इज़ फेल्ड बाय C, तो यू हैव टू टेल द टोटल मार्क्स या पासिंग मार्क्स या जो भी पूछेंगे, तो आंसर क्या होगा जाएगा इसका सिंपल सा 100 इंटू B प्लस C/A। ठीक है, जहाँ पे A क्या है, उसने कितने परसेंटेज मार्क्स स्कोर किया है, B मतलब कितने मार्क्स आए हैं, और C मतलब कितने से फेल हुआ है। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मैं बोलूँ किसी ने 20% मार्क्स स्कोर किया, नाउ ही इज़ फेल्ड बाय 30 मार्क्स। ठीक है, तो वैसे विदाउट फॉर्मूला भी इसको किया जा सकता है। देखो अगर 20 मार्क्स स्कोर किया है, हिज फेल्ड बाय 30 मार्क्स, तो मतलब 20% जो है वो पासिंग मार्क्स से 30 कम है। ठीक है, वैसे ही दूसरा स्टेटमेंट आपको देंगे कि इफ़ ही स्कोर्स 30% ही इज़ पास्ड बाय 10 मार्क्स, तो अगर 30% स्कोर करता है तो पास बाय P प्लस 10। ठीक है, दोनों को क्या करोगे, माइनस कर दो, यहाँ से तुम्हें 1% की वैल्यू मिल जाएगी, वहाँ से तुम 100% निकाल लोगे, तो दैट विल बी दी % ऑफ द टोटल मार्क्स। ठीक है, एक मेथड ये है, एक आपको डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने बता दिया है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, देखो फटाक से क्या बोल रहा है यार, अगेन वही है, इन अ सर्टेन एग्जामिनेशन B बॉयज़ एंड C गर्ल्स पार्टिसिपेट, X% आर बॉयज़ एंड Y% गर्ल्स पास द एग्जामिनेशन, देन ओवरऑल परसेंटेज क्या होगा। ठीक है, तो यू कैन सी दिस। अब देखो कभी कभी ना इंक्रीज और डिक्रीज पे भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे देखो, इफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज reduced by A%, अ बायर गेट्स C kg मोर फॉर सम रुपीज़ B देन द न्यू प्राइस पर kg। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली क्या है, इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, अगर प्राइस इज reduced by 10%, अ बायर गेट्स 8 kg मोर फॉर ₹300, फाइंड द न्यू प्राइस। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है आपका, 10x इंटू वाई अपॉन 100 इंटू A। ठीक है, सीधा आंसर आ गया आपका। So that's why I say कि this formulas will reduce the time of you guys calculating certain questions जो बहुत जल्दी हो जाते हैं calculate, but still। ठीक है, चलो अच्छा अब बात करते हैं थोड़े क्वेश्चंस। देखो कभी कभी ना प्रॉफिट एंड लॉस के भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में है क्या, देखो दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, एक होता है कॉस्ट प्राइस, एक होता है सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जो आप सामान खरीदते हो, ठीक है, आपने कितने में खरीदा, दैट इज़ कॉल्ड दी कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है, आपने कितने में बेचा, दैट इज़ कॉल्ड दी सेलिंग प्राइस। मान लो किसी का कॉस्ट प्राइस 250 है, किसी का सेलिंग प्राइस 290 है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं तुम्हें बताऊं, मान लो आपने कोई चीज़, ठीक है, आपने कोई चीज़ 1000 रुपये की खरीदी, ठीक है, और आपने उस चीज़ को 1200 में बेचा, तो
ऑब्वियस सी बात है कि आपको प्रॉफिट हुआ होगा, राइट। कितने का प्रॉफिट हुआ है, आप बोलोगे कि सर 200 का प्रॉफिट हुआ है, कितने पे, 1000 पे हुआ है, ठीक है। इनटू 100 कर दोगे तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज मिल जाएगा, है ना। 0,000 कैंसिल, मतलब 20% का फ़ायदा हुआ है सर, राइट। अच्छा, यहीं पे अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि देखो, यहीं पे मैं अगर बोलूँ कि अगर कॉस्ट प्राइस मान लो 1000 रुपये है, ठीक है, और सेलिंग प्राइस जो है वो 900 रुपये है, मतलब आपने कोई चीज़ 1000 रुपये में खरीदी, उसने आपने उस चीज़ को 900 में बेचा, ठीक है, तो आपको लॉस हुआ है। कितने का लॉस हुआ है, आप बोलोगे कि सर 100 रुपीज़ का लॉस हुआ है, कितने पे, 1000 पे, इंटू 100 कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, लॉस परसेंटेज, ठीक है। तो यहाँ से 0,0,0,0 कैंसिल, यूल गेट -10% का लॉस, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ वी कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस जो है हमेशा किस पे कैलकुलेट किया जाता है, CI पे, ठीक है। डिस्काउंट जो होता है, डिस्काउंट परसेंटेज, दैट्स ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन मार्क्ड प्राइस। अच्छा, मार्क्ड प्राइस क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात है यार। मान लो कोई शॉप है, ठीक है, अब ये शॉप जूते बना रही है, ठीक है, तो लेट्स सपोज वो एक जूता बनाती है 1000 रुपये का, ठीक है, ₹1000। नाउ यू आर अ शॉपकीपर, यू गो टू दैट फैक्ट्री, वहाँ से आपने जूते खरीदे 1000 रुपये के, आप अपनी दुकान में लेके आए। अब आपने क्या किया, उस 1000 रुपये को आपने 1500 लिख दिया, ठीक है। नाउ दिस बिकम्स योर मार्क्ड प्राइस। आप इसी प्राइस पे क्या करते हो, डिस्काउंट देते हो, ठीक है। तो हमेशा डिस्काउंट जो होता है वो मार्क्ड प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, यू गाइस कैन विजिट द गो थ्रू द फॉर्मूलाज, कैसे कैसे है, क्या है, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, लॉस होता है तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है तो क्या होता है, ठीक है। यू गाइस कैन सी दिस। अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, ठीक है, काफ़ी बार AFCAT ने इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। तो इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल X इज़ इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल Y, ठीक है, तो पूछेगा देन सेलिंग प्राइस बताओ X का या कॉस्ट प्राइस बताओ Y का, जो भी है, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट लॉस, क्या हो जाएगा, सीधा X माइनस वाई अपॉन वाई इंटू 100, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे ऑन सेलिंग एन आर्टिकल एट आर्टिकल एक्स एट अ प्रॉफिट और लॉस इज इक्वल टू द सेलिंग ऑफ वाई आर्टिकल्स, ठीक है। मतलब अगर आपने किसी एक्स आर्टिकल को किसी प्रॉफिट एंड लॉस पे बेचा है तो वो इक्विवेलेंट है सेलिंग वाई आर्टिकल्स के, ठीक है। तो फिर पूछेगा प्रॉफिट क्या है या लॉस क्या है, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट मतलब y इंटू 100 अपॉन एक्स माइनस 100, एंड लॉस क्या हो जाएगा, y इंटू 100 अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये चीज़ें याद रखेंगे। जैसे यहाँ पे देखो एग्जांपल दिया है मैंने, ऑन सेलिंग 12 आर्टिकल्स द प्रॉफिट अर्नड इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल्स, ठीक है। फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज, है ना। तो क्या हो जाएगा, y यानी 4 आर्टिकल्स इंटू 100 डिवाइडेड बाई x माइनस 5, सीधा आपको प्रॉफिट परसेंटेज मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, हम लोग अगर बात करें सिंपल इंटरेस्ट की, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है यार, इस पे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, दिस इज योर फॉर्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे P क्या होता है, दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल, R इज कॉल्ड द रेट, T इज कॉल्ड द टाइम, कितने टाइम के लिए दिया है, ठीक है। अगर मान लो प्रिंसिपल इंटरेस्ट, अच्छा यहीं पे एक और चीज़, सम जहाँ पे भी आया ना क्वेश्चन में, सम का मतलब हमेशा क्या होता है, प्रिंसिपल, ठीक है। अमाउंट का मतलब होता है, ठीक है, अमाउंट, ठीक है। तो टोटल अमाउंट होता क्या है, बेसिकली मान लो आपने 1000 रुपये लोन लिए बैंक से, ठीक है, 10% का इंटरेस्ट लगा उस पर 1 साल में, तो 1100 बन गया। अब आप जब बैंक में जाओगे तो आप 1000 रुपये नहीं दोगे ना, आप 1000 के साथ 100 रुपये और दोगे, तो आप टोटल मिला के कितने रुपए दे रहे हो, आप टोटल मिला के 1100 रुपये दे रहे हो, ठीक है। तो दिस 1100 इज़ योर अमाउंट, ठीक है। ये अमाउंट है जो आपका कहाँ से बना है, ये प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट जो 100 रुपये आपका चढ़ा है, तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट गिव्स द अमाउंट, ठीक है। तो यहीं से फॉर्मूला बन जाता है कि SI क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, CI क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। CI और SI में कोई डिफरेंस नहीं होता है, द ओनली डिफरेंस इज CI इज इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ओवर इंटरेस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है, दैट इज कॉल्ड द कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट नॉर्मल सा आपका हर साल के लिए सेम होता है, ठीक है। ये दो चीज़ें ध्यान रखना, क्या, पहली चीज़, फर्स्ट थिंग, SI इज सेम फॉर एवरी ईयर, ठीक है। सेकेंड, SI एंड CI आर सेम फॉर फर्स्ट ईयर, ठीक है। तो पहले साल का CI और पहले साल का SI हमेशा सेम होगा, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, देखो, अच्छा, देयर आर डिस्टिंक्ट रेट्स,
ठीक है, ऑफ इंटरेस्ट फॉर डिस्टिंक्ट पीरियड ऑफ टाइम। मान लो अभी जैसे फर्स्ट ईयर के लिए R1% है, ठीक है, सेकंड ईयर के लिए R2% है, थर्ड ईयर के लिए R3% है, तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 3 साल का यार, क्या हो जाएगा P इंटू R1T1 प्लस R2T2 प्लस R3T3 डिवाइडेड बाई 100, सिंपल, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चंस भी काफ़ी आते हैं यार कि if the rate of interest in the first and the second cycle are x and this percentage respectively, ठीक है, तो कैलकुलेट द CI कैसे कैलकुलेट करना है, क्या है ये डिफरेंस बिटवीन द CI एंड SI फॉर 2 years कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो एक तो आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है, एक आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है जो आप फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं, दैट इज CI माइनस SI फॉर 2 years क्या होता है R² अपॉन 100, ठीक है। R क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने 2 साल के लिए क्या होता है P इंटू R अपॉन 100 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट 3 साल के लिए क्या होता है P इंटू R अपॉन 100 का होल स्क्वायर इंटू 3 प्लस R बाई 100, ठीक है, ये तो 3 साल का हो गया। अब लेट्स सपोज यार एग्जाम में कभी कभी क्या होता है कि हम लोग को फॉर्मूला स्ट्रक नहीं करते हैं, ठीक है, तो हम क्या करें, बहुत सिंपल मैं मेथड बता रहा हूँ। देखो मान लो प्रिंसिपल है 1000, ठीक है, रेट है 10%, ठीक है, टाइम दिया है 3 years, ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड ट्री मेथड, ठीक है, बहुत अच्छा मेथड बता रहा हूँ, इससे आपका CI SI सब निकल जाएगा, ध्यान से देखना। 3 साल का निकालना है तो आप क्या करोगे, आप एक डब्बा ऐसे बनाओ, एक लाइन ऐसे खींचो, एक यहाँ पे ये फर्स्ट ईयर, दिस इज़ फॉर द फर्स्ट ईयर, एक सेकेंड, इस पूरे को मैं यहाँ ला रहा हूँ, ठीक है। और ये है आपका थर्ड ईयर के लिए, ठीक है, तो आप ध्यान से देखना थोड़ा सा, ठीक है, ये जो है दिस इज़ फर्स्ट ईयर, ठीक है, दिस ब्लॉक इज़ फॉर द सेकेंड ईयर, दिस ब्लॉक इज़ फॉर द थर्ड ईयर, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि ये जो है दिस ब्लॉक, ठीक है, दिस इज़ योर SI, ठीक है, सो दिस विल बी SI फॉर फर्स्ट ईयर, this will be SI for the second year and this will be SI for the third year, so these are the simple interest, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ दूसरे कलर से बना रहा हूँ मैं, ये जो है आपका, ठीक है, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, ठीक है, these all are your compound interest, ठीक है। तो ये आपका CI है फर्स्ट ईयर के लिए, ठीक है, ये आपका CI है सेकेंड ईयर के लिए, ये आपका CI है थर्ड ईयर के लिए, ठीक है। तो ये बॉक्स याद रखना। अब इसमें कैसे क्या करना है, लेट्स सी। देखो बहुत सिंपल है, पहले क्या करेंगे, 1000 लिख दिया प्रिंसिपल हमने यहाँ पे एक डब्बा, ठीक है। एग्जाम में आपको यही करना है, बहुत छोटी ट्रिक है और बहुत जल्दी सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। देखो फर्स्ट ईयर पे 10% का इंटरेस्ट लगा, राइट, तो कितना बन जाएगा 100, यहाँ पे भी 100 आएगा क्योंकि सेकेंड ईयर पे भी 100%, नेक्स्ट 10%, फिर नेक्स्ट पे 10%, इस पे अगेन 10% का इंटरेस्ट लगेगा, सो यू विल गेट 10, ठीक है। और इस पूरे पे इंटरेस्ट लगता है थर्ड ईयर पे, सो दिस इज़ 20, अगेन इस पे 10% का इंटरेस्ट लगेगा, तो 10 पे 10% का इंटरेस्ट लग रहा है, मतलब कितना आएगा 1, ठीक है। अब क्या है, देखो अगर मैं पूछूँ CI फॉर फर्स्ट ईयर आप बोलोगे 100, CI फॉर सेकेंड ईयर आप बोलोगे कि सर 110, CI फॉर थर्ड ईयर आप बोलोगे 121, ठीक है। अगर मैं पूछूँ SI फॉर फर्स्ट ईयर आप बोलोगे सर 100, ठीक है। मैं पूछूँ अगर SI फॉर सेकेंड ईयर आप बोलोगे कि सर 100, थर्ड ईयर के लिए SI कितना है 100, है ना, बोला ना मैंने, सिंपल इंटरेस्ट विल बी सेम फॉर एवरी ईयर। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, दिस इज़ कॉल्ड चार्ट मेथड। बाकी सारे क्वेश्चंस आप फॉर्मूला से रिलेट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है, दैट इज़ मिक्सचर एंड एलिगेशन। इसके क्वेश्चंस AFCAT में काफ़ी सारे आते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मिक्सचर एलिगेशन एक टॉपिक है यार, मिक्सचर एलिगेशन जो है ना एक कंसेप्ट है, ठीक है। और उस कंसेप्ट पे आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। जैसे आप देखोगे एलिगेशन आप पॉपुलेशन के क्वेश्चंस में लगा सकते हो, एलिगेशन आप प्रॉफिट एंड लॉस पे लगा सकते हो, सिंपल इंटरेस्ट पे लगा सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस का मैंने यहाँ पे दिखा दिया, स्पीड एंड टाइम पे लगा सकते हो, वर्क एफिशिएंसी पे लगा सकते हो। यू कैन अप्लाई एवरीवेयर एलिगेशन जहाँ पे भी एवरेजेस की बात हो, ठीक है। सारे फॉर्मूलाज, एक सेकेंड, मैं ये बोल रहा था कि सारे फॉर्मूलाज मैंने अच्छे से कंपाइल किए हैं गाइस, इसको अच्छे से पढ़ के जाना एग्ज़ाम में, ठीक है। अगर आप इतना भी पढ़ लोगे तो एटलीस्ट आपके 15 क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चंस को कुछ ऐसे डिज़ाइन किया मैंने, या फॉर्मूलाज को कुछ ऐसे सेटअप किया जहाँ से मेजरली क्वेश्चंस AFCAT पूछता है,
ठीक है। तो यार प्लीज़ इसको देख के जाना, ठीक है। बहुत छोटी वीडियो रखूँगा मैं, ज़्यादा बड़ी नहीं रखूँगा, तो प्लीज़ 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 जस्ट सी दिस वीडियो एंड गो इन योर एग्ज़ाम, ठीक है। चलो उसके बाद बताना एक बारी मेरे को आके कि कैसा गया आपका एग्ज़ाम। मिक्सचर एंड एलिगेशन, ठीक है, पॉपुलेशन रिलेटेड क्वेश्चंस। तो क्या होगा, पॉपुलेशन मतलब परसेंटेज इंक्रीज आप यहाँ टॉप पे लिखोगे, परसेंट। अच्छा पहले ये देख लो, ठीक है, होता क्या है, मान लो यहाँ पे दो क्वांटिटीज़ हैं, यहाँ पे मिक्सचर है, ठीक है, मतलब एक क्वांटिटी का एवरेज दिया है, दूसरी क्वांटिटी का एवरेज दिया है, ओवरऑल ग्रुप का एवरेज दिया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख दोगे इस फैशन में, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। उसके बाद आप ये वैल्यू जो निकालते हो, दिस इज मिक्सचर माइनस सी, ठीक है, तो m माइनस सी, मान लो दिस इज A1, दिस इज A2, दिस इज AW, ठीक है। तो ये वाली जो वैल्यू होगी दिस विल बी AW माइनस A1, और ये वाली जो वैल्यू होगी दिस विल बी A2 माइनस AW, ठीक है। तो ये क्या है, दीज आर दी रेशियोज ऑफ दी क्वांटिटीज़, ठीक है, क्या है, क्वांटिटीज़ का रेशियो है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है क्वांटिटीज़ का रेशियो। सिमिलरली गाइस, इसी में अगर आपको पॉपुलेशन रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि 10% से पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो गई मेल्स की, फीमेल्स की 20% से इंक्रीज़ हो गई, ओवरऑल पॉपुलेशन 30% से इंक्रीज़ हो गई, तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ मेल एंड फीमेल। अगर ऐसा आ गया, जैसे यहाँ पे देखो क्वेश्चन कि अ पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 6000, द मेल इज इंक्रीज बाय 5%, फीमेल्स इज इंक्रीज बाय 9%, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन बिकम्स दिस आफ्टर 1 ईयर्स, फाइंड द इनिशियल पॉपुलेशन। क्या करोगे आप, सिंपल सी बात है यार, 6000 का पॉपुलेशन, पहले मेल्स 5% बढ़े हैं, फीमेल्स 9% बढ़ी हैं, ओवरऑल क्या बोला है, कितने से बढ़ गया, अगर मैं बात करूं 600, पहले 6000 था, बाद में 6500 हो गया, राइट। तो आप बोलोगे कि सर 500 बढ़ा है ना, कितने पे, 6000 पे, इंटू 100 कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा, 0 0 कैंसिल, सो 50 बाय दिस विल बी हाउ मच, 25/3, ठीक है। 25/3 कितना होता है यार, 25/3 इज नथिंग बट 81/3%, राइट। सो ये आ जाएगा 81/3%, ठीक है। अगर नहीं करना तो आप एक काम करो, इसको 25/3 रख लो, ठीक है। सो 25/3, राइट, 25/3%। अब क्या करोगे इसको सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले तो यार डिनोमिनेटर से 3 हटाना है, तो क्या करोगे, पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो यू विल गेट 15, 27 एंड 25, ठीक है। हमेशा याद रखना एक चीज़ यार कि ये जो वैल्यू है वो इन दो वैल्यूज़ के बीच में आएगी, क्योंकि ये एवरेज है, ठीक है। तो 15 और 27 के बीच में ही तुम्हारी ये वाली वैल्यू आएगी। अच्छा 15 माइनस 25 कितना होता है, 25 माइनस 15 कितना होता है, आप बोलोगे कि सर 10 है ना, और 27 और ये कितना हो जाएगा 2, तो रेशियो क्या बन गया, 5:1। अब ये क्या है, दिस इज़ द रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है, और टोटल पॉपुलेशन की लेंथ वो दी हुई है 6000, तो आप रिलेट कर लो, अगर 6 की वैल्यू 6000 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000, 1 की वैल्यू अगर 1000 है तो क्या पूछा है, फीमेल्स का पूछा है या मेल्स का पूछा है, तो 5000 रेशियो 1000 बन गया आपका रेशियो, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी सारे आते हैं। सेम फॉर्मूला है आपका प्रॉफिट एंड लॉस पे, अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस पे मिक्सचर और एलिगेशन लगाते हो, एलिगेशन लगाते हो, तो आपको जो रेशियो मिलता है वो कॉस्ट प्राइस का रेशियो मिलता है, याद रखना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्ट ऑफ द लोगों को पता ही नहीं होता है कि रेशियो किस चीज़ का आ रहा है, ठीक है। अगर आप इंटरेस्ट पे लगाते हो एलिगेशन तो आपको प्रिंसिपल का रेशियो मिलता है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस पे लगाते हो तो क्वांटिटीज़ का रेशियो मिलता है, ठीक है। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस पे लगाते हो तो कॉस्ट प्राइस का रेशियोज मिलता है, ठीक है, इसको याद रखना। नेक्स्ट आ जाते हैं एवरेजेस पे, ठीक है गाइस। एवरेज क्या होता है, एवरेज इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये आपको पता होगा। देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स क्या होता है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम n इंटू n प्लस 1/2, एवरेज निकालना होगा तो क्या करूँगा, डिवाइड बाई n कर दूंगा, ठीक है। तो मुझे क्या मिल जाएगा, सीधा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई n, कट गया, ठीक है। तो आई विल गेट n प्लस 1/2, सीधा एवरेज आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स, उसका फॉर्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा होगा बचपन में, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, ठीक है। एवरेज निकालना होगा तो बाई n से डिवाइड कर दो, ठीक है। नेक्स्ट अगर पूछो सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, तो क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। एवरेज अगर निकालना होगा तो n से डिवाइड कर दो, बात खत्म, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, ओके। नेक्स्ट अगर मैं पूछूँ सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स, तो n इवन नेचुरल नंबर्स का सम कितना होता है, याद रखना n प्लस 1 होता है, ठीक है। और ऑड नंबर्स का मैं पूछूँ कि व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा n। मतलब अगर मैं पूछूँ 50 ऑड नंबर्स का एवरेज क्या होगा, तो 50, ठीक है, इसको याद रखना। चलो नेक्स्ट थिंग हम देखते हैं, एक सेकेंड, यप।
रेशियोज़ में यार कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जहाँ पे आपको बोले कि A रेशियो B दे दिया आपको 4:5 और B रेशियो C दे दिया आपको 2:5, ठीक है। तो आपको A रेशियो B रेशियो C निकालना है। तो निकालने की बहुत सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूँ मैं, क्या करना है आपको। देखो सबसे पहले A B और C को ऐसे लिख लो। A रेशियो B कितना है 4:5, B रेशियो C कितना है 2:5, लिख लिया ऐसे। उसके बाद यहाँ पे जो लास्ट नंबर दिख रहा है उसको यहाँ रिपीट कर दो, यहाँ पे जो लास्ट नंबर दिख रहा है उसको यहाँ रिपीट कर दो, ठीक है। बस अब मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दो। 4 2 8, 5 2 10, 5 5 25। तो ये आपका हो गया क्या, ओवरऑल रेशियो। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कौन सा है, दैट इज़ अ सर्कुलर डिस्टेंस, ठीक है। अगर पूछते हैं फॉर एग्जांपल एक सर्कुलर व्हील है, ठीक है, वो लेट्स सपोज 120 रेवोल्यूशंस ले रही है, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखना कि एक रेवोल्यूशन में एक व्हील 2πr डिस्टेंस कवर करती है, दैट इज़ द सर्कमफेरेंस। तो n रेवोल्यूशंस होंगे तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 2πr इंटू n, ठीक है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं 2D के इससे, तो जस्ट कीप इन माइंड गाइज, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस पर, फॉर्मूला देख लो क्या है। इफ़ A and B start walking towards each other, ठीक है, आफ्टर मीटिंग each other A covers his remaining distance in t1 time and B covers his remaining distance in t2 time, then the ratio of their speed is, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, A/B इज इक्वल्स टू √ T2/T1, ठीक है। रेसिप्रोकल होता है, याद रखना। नेक्स्ट आ जाते हैं बोट्स एंड स्ट्रीम्स के बारे में। देखो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर क्या होता है, x किलोमीटर्स ले लो। स्पीड ऑफ करंट इन स्ट्रीम क्या होता है, बेसिकली स्ट्रीम की अगर मैं बात करूँ तो y किलोमीटर्स ले लो। तो अगर मैं पूछूँ अप स्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम क्या होता है यार, x + y, पानी के बहाव के साथ जा रहे हो ना तो स्पीड्स ऐड अप हो जाएंगी, ठीक है। और अप स्ट्रीम क्या होता है, पानी के अगेंस्ट जाना, तो अगेंस्ट जा रहे हो तो स्पीड्स क्या हो जाएंगी, सबट्रैक्ट x - y, ठीक है। अगर मुझे स्पीड ऑफ बोट निकालना होगा तो कैसे निकालूंगा, बोट स्पीड x निकालना होगा तो कैसे आएगा, अब डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2। अगर y निकालना होगा तो डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाय 2, इसको याद रखना, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, ट्रेन से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं यार। ट्रेन्स में देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले चीज़ ट्रेन्स में यार आपको देखो दो चीज़ें ध्यान रखनी है, मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2। सबसे पहले बेसिक चीज़ क्या होती है, स्पीड का फॉर्मूला। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, सबको पता होगा। अच्छा यहीं पर मैं बता दूँ, अगर आपको km/h से मीटर्स/सेकेंड में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करोगे, इंटू 5/18 कर दो। और अगर आपको मीटर्स/सेकेंड से km/h में कन्वर्ट करना हो तो आप कैसे करोगे, इंटू 18/5, जो भी वैल्यू दी है उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। यहाँ से मेरे को टाइम क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। यहीं पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर इफ डिस्टेंस इज कांस्टेंट तो स्पीड विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ऐसे कितने सारे क्वेश्चंस आए हैं जहाँ पे बोला है कि अ पर्सन रीचेज हिज ऑफिस 20 मिनट लेट। फॉर एग्जाम्पल बोलेंगे कि एक इंसान है जो अपनी स्पीड को 20% से कम करता है, ठीक है, तो ही रीच हिज ऑफिस 40 मिनट्स लेट, ठीक है। तो व्हाट विल बी हिज यूजुअल टाइम। तो ये सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे, ठीक है। अगर 20 मिनट से लेट पहुँच रहा है, ठीक है, इफ़ ही डिक्रीज हिज स्पीड बाय 20% एंड ही रीचेज 10 मिनट्स लेट, तो कैसे करोगे। देखो 20% लेस मतलब क्या होता है, -1/5। मतलब अगर स्पीड की बात करूँ तो पहले स्पीड अगर 5 थी, अभी कितनी बन गई 4, तो टाइम क्या हो जाएगा 4:5, है ना। तो टाइम मतलब एक डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, तो एक की वैल्यू अगर 10 मिनट है तो पहले उसको 40 मिनट लगते थे, अभी 50 मिनट लग रहे हैं, है ना। कितना सिंपल है। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी सारे एग्जाम में रिपीट होते हैं यार, इसको प्लीज़ देख लेना, ठीक है। और जस्ट लेट अस नो कि यार आपको ये कैसा लगा। सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। आई होप यार ये आपको हेल्प करेंगे, काफ़ी सारा हेल्प करेंगे। मेजर मैंने जितनी चीज़ें हैं सारी इंक्लूड की हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा यहीं पे रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट देख लो। रिलेटिव स्पीड मतलब अगर दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड्स क्या हो जाएंगी, सबट्रैक्ट S1 डिफरेंस S2। यार आप ट्रेन में बैठे हो, ठीक है, आपके साइड में एक और ट्रेन चल रही है, दोनों की स्पीड्स ऑलमोस्ट सेम है या थोड़ी बहुत ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है साइड वाली ट्रेन आपको थोड़ी सी लगेगी कि स्टेशनरी है या उसकी स्पीड कम है ना, क्योंकि आप रिलेटिव मोशन में देख रहे हो। वही चीज़ अगर मैं बात करूँ ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक ट्रेन ऐसे आ रही है, एक ट्रेन ऐसे आ रही है, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि यार ट्रेन्स काफ़ी जल्दी पास हो जाती है ऐसे, राइट, क्योंकि उनकी स्पीड्स क्या हो जाती है, ऐड अप। क्लियर, ओके। नेक्स्ट देखो,
देखो दो ऑब्जेक्ट्स है राइट। ऑब्जेक्ट वन मान लो ट्रेन, ट्रेन के पास लेंथ होती है खुद की स्पीड होती है। ऑब्जेक्ट टू में देयर आर सर्टन थिंग्स, एक हो गया पोल, स्टैंडिंग मैन, ट्री, स्टोन, ऐसे करके दे दिया। तो इन सब केसेस में लेंथ नहीं होती है, पोल की लेंथ नहीं होती है, स्टैंडिंग मैन की कोई लेंथ नहीं होती है, ट्री की कोई लेंथ नहीं होती है, वी जस्ट नेग्लेक्ट इट, ठीक है, क्योंकि ट्रेन के कंपैरिजन में इनकी जो लेंथ है काफ़ी छोटी होती है। सो दैट्स वाई वी टेक 0, L2 0 एंड S2 0, ठीक है। L1 अगर स्पीड ऑफ ट्रेन है, सॉरी लेंथ ऑफ ट्रेन है, S1 अगर स्पीड ऑफ ट्रेन है, तो L2 0 हो जाएगा, S2 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ प्लेटफॉर्म, टनल, स्टैंडिंग ट्रेन, ब्रिज, इन सब की, तो इन सब में क्या होता है, लेंथ होता है बट स्पीड नहीं होती है, राइट। ये सारे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर मैं बात करूँ रनिंग मैन की, तो रनिंग मैन में भी देखो दो केसेस बनेंगे, एक अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है और एक अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो ऑब्वियसली बात है रनिंग मैन के पास कोई लेंथ तो होगी नहीं बट स्पीड होगी, ठीक है। ऑपोजिट में भी जा रहा है तो लेंथ नहीं होगी बट स्पीड होगी, ठीक है। ट्रेन की अगर मैं बात करूँ तो ट्रेन अगर सेम डायरेक्शन में जा रही है तो लेंथ भी होगी ट्रेन के पास, स्पीड भी होगी। ऑपोजिट में जा रही है तो लेंथ भी होगी, स्पीड भी होगी, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। नेक्स्ट देयर आर सर्टन थिंग्स 2D से रिलेटेड, यार देखो 2D अभी रिसेंटली एडेड है, ठीक है, तो आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। दैट इज़ फर्स्ट, अगर मैं बात करूँ स्क्वायर की, ठीक है, तो पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का, पेरीमीटर इज़ 4A, ठीक है। अगर एक छोटा सा स्क्वायर यहाँ पे बना लूँ मैं, एक सेकेंड, दिस इज़ अ स्क्वायर ऑफ साइड A यूनिट्स, ठीक है, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4A, राइट। अच्छा, सिमिलरली अगर मैं बात करूँ एरिया की, तो एरिया क्या हो जाएगा A स्क्वायर, डायगनल लेंथ, ठीक है, डायगनल लेंथ की अगर मैं बात करूँ तो डायगनल लेंथ मतलब ये होता है √2, ठीक है। तो ये 90 डिग्री है तो दिस विल बिकम √2A, है ना, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा, यू विल गेट √2A, ये हो गया डायगनल लेंथ। अच्छा, रेक्टेंगल की अगर मैं बात करूँ, रेक्टेंगल की अगर मैं बात करूँ तो रेक्टेंगल में क्या होता है यार, पेरीमीटर क्या हो जाएगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, है ना। अगर ये लेंथ है और ये ब्रेथ है तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। पेरीमीटर इज़ 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। एरिया क्या हो जाएगा यार, लेंथ इंटू ब्रेथ, और डायगनल की लेंथ क्या हो जाएगी, जल्दी बताओ, पाइथागोरस थ्योरम लगा के √L² प्लस B², ठीक है, इसको याद रखेंगे। अच्छा, यहीं पे एक चीज़ है जिस पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं रिसेंटली एफकैट में, कि बोलेंगे यार एक ट्रायंगुलर पाथ है, ठीक है, एक ट्रायंगल है, अरे सॉरी रेक्टेंगल है, इसके अंदर एक क्रॉसिंग पाथ है ऐसे, ठीक है, तो ये मान लो इसकी विड्थ जो है वो x यूनिट्स है, लेंथ L है, ब्रेथ B है, ठीक है। पूछेंगे इसका एरिया बता दो, ठीक है, या लॉन का एरिया पूछ लेंगे, किसी एक का एरिया पूछ लेंगे, ठीक है। तो हमेशा याद रखना इसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ठीक है, इज़ L + B - x × x, ठीक है, दिस इज़ द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, ट्राइंगल्स की अगर मैं बात करूँ, इक्विलेटरल ट्राइंगल स्पेसिफिकली, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है यार गाइस, एक ट्राइंगल है, ठीक है, इफ़ दिस इज़ A, दिस इज़ B, दिस इज़ C, ठीक है, तो इफ़ दिस इज़ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल, एरिया विल बी व्हाट, एरिया इज़ √3/4A², ठीक है, सो दिस इज़ द एरिया, ठीक है। एंड यहीं पे एक और चीज़ आती है, दैट इज़ हाइट। हाइट क्या होती है, √3/2A, इसको याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, किसी भी जनरल ट्राइंगल की बात अगर मैं करूँ, ठीक है, किसी भी जनरल ट्राइंगल की, इफ़ दिस इज़ A, दिस इज़ B, दिस इज़ C, ठीक है, एंड दिस लेंथ इज़ A, दिस लेंथ इज़ B एंड दिस लेंथ इज़ C, तो एरिया क्या हो जाएगा यार किसी भी जनरल ट्राइंगल का, ये हो जाता है √S × S - A × S - B × S - C, जहाँ पे S क्या होता है, सेमी पेरीमीटर A + B + C/2, इसको याद प्लीज़ याद रखना, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगर मैं बात करूँ ट्रेपीजियम की, ठीक है, ट्रेपीजियम की ट्रैप, ओके, सो ट्रेपीजियम बेसिकली एक ऐसा फिगर होता है जहाँ पे ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है एक दूसरे के, राइट, ऐसा फिगर होता है। सो इफ दिस इज़ A, दिस इज़ B, दिस इज़ C एंड दिस इज़ D, क्या याद रखना है, देखो ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है एक दूसरे के, ठीक है, दिस इज़ दी हाइट, ठीक है, एंड लेट्स सपोज दिस लेंथ इज़ A एंड दिस लेंथ इज़ B, तो एरिया क्या हो जाएगा ट्रेपीजियम का,
एरिया इज हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो दिस बिकम्स द एरिया ऑफ द पेरीमीटर, सॉरी एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम, इसको याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ रोम्बस की, ठीक है, रोम्बस पे भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो रोम्बस क्या है यार, इट्स अ फिगर इन विच ऑल दी साइड्स आर इक्वल, इट्स अ काइट फिगर, ठीक है, काइट फिगर बोलते हैं इसको। तो दिस इज डायगनल 1, दिस इज डायगनल 2, हमेशा याद रखना है रोम्बस के डायगनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, 90 डिग्री बनाते हैं, दिस इज ए बी सी डी, ठीक है। सो दिस लेंथ विल बी d1/2, दिस लेंथ विल बी d1/2, दिस लेंथ विल बी d2/2 एंड दिस लेंथ विल बी d2/2, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप एरिया ऑफ वन ट्राइंगल निकाल लो, दैट इज़ हाफ इंटू d1/2 इंटू d2/2, ठीक है। एरिया ऑफ वन ट्राइंगल निकाल के इंटू 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो सीधा आपको फॉर्मूला मिल जाता है, दैट इज़ हाफ d1 d2, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक है। प्लीज़ इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहीं पे अगर मैं आपको बता दूं सर्कल के बारे में, देखो ध्यान से देखना, ठीक है। सर्कल, सर्कल में क्या होता है, दिस इज़ द रेडियस, राइट, दिस इज़ द रेडियस। तो इसका सरकमफेरेंस क्या होता है यार, सरकमफेरेंस इज 2πr, ठीक है। एरिया क्या होता है, एरिया इज़ πr², ठीक है। सरकमफेरेंस इज 2πr एंड एरिया इज़ πr², ठीक है। यहीं पे मैंने एक चीज़ बताई थी, एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 2πr, ठीक है। इन वन रेवोल्यूशन इट विल कवर 2πr डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर n रेवोल्यूशंस हुए तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, n इंटू 2πr, ठीक है। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, इसको याद रखना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। देखो कभी कभी क्वेश्चंस में क्या बोलते हैं कि यार एक स्क्वायर है, ठीक है, उसको बेंड कर दिया है सर्कल के फॉर्म में। तो वेन एवर यू सी क्वेश्चंस लाइक दिस ना, तो हमेशा याद रखना कि यार पेरीमीटर जो होता है ना वो कांस्टेंट रहेगा, जो हमने ये लेंथ यूज़ किया है, जो पेरीमीटर यूज़ किया है वो दोनों में कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है, विल बी इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, ठीक है, या सर्कल या ट्राइंगल है कुछ भी बना दिया, ठीक है। तो वो चीज़ कांस्टेंट रहेगी, हमेशा याद रखना, ठीक है। ये हो गया। और क्या है यार इसमें, ये चीज़ें हैं, इसको बस ध्यान रखना, ठीक है। मेजर आपके ये फॉर्मूलाज हैं यार। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आई थिंक हमने अभी नेक्स्ट कुछ वीडियोज़ आएंगी जहाँ पे आपको मैं मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। एफकैट में जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार पूछे गए हैं, इसमें 2D के क्वेश्चंस होंगे। आई विल शो यू गाइज़ कि ये जो फॉर्मूलाज हमने अभी पढ़े हैं इनको अप्लाई कैसे करना है क्वेश्चंस में, ठीक है। तो प्लीज़ गाइज़ इन फॉर्मूलाज को नोट कर लेना यार, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, ठीक है। एंड विद दैट नोट आई विल जस्ट एंड दिस सेशन। आई होप आप लोगों को कुछ नई चीज़ सीखने को मिली हो, ठीक है। एंड अगर आपको पसंद आया वीडियो यार, जस्ट प्लीज़ लाइक इट। एंड यस, आई जस्ट वांट यू गाइज टू क्लियर द पेपर, ठीक है। बाकी जस्ट बताना यार एग्ज़ाम के बाद कैसा गया, आपके क्वेश्चंस आए कि नहीं आए, ठीक है। चलो बाय बाय, जय हिंद एवरीवन।